हर सवाल एक दरिया है, हर जवाब एक किनारा और ये पोटली है उन्हीं मुमकिनों का इशारा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। माय नेम इज संजय दुआ। आई एम द फाउंडर ऑफ दुआज नॉलेज पोटली। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पोटली ऑफ पॉसिबिलिटीज। आज हमारे जो गेस्ट हैं, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, हम्बल एकेडमिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वुड से। एक ऐसे इंसान जिनकी डिक्शनरी में, और रादर मेरी डिक्शनरी में, मैंने अपना हम्बलनेस वर्ड को हटा के उनका नाम रखा हुआ है। He has done so many good things for all the students, and for last 37 years he has been doing this on a consistent basis. One of my great mentors, one of my favorite person on this planet. I'm so grateful that he accepted our invitation. Welcoming Dr. Professor Ramakant Agarwal. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you so much for. Please have a seat, sir. Thank you. हेलो सर, वेलकम वंस अगेन फॉर Thank you. एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। कैसा लग रहा है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल? ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ा तो ये लग रहा है कि इतना ऑनर्ड फील हो रहा है कि तुम्हारे जैसा बंदा, जो कि मैं अपने ज़माने में एक लगता है यूनिक हैं आप, वो मेरे को बुला रहा है और ये इस लायक समझ रहा है कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ यहाँ पे और अपने अनुभव को शेयर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, आई थिंक ये आप मेरे बारे में बोले, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। करीब 2007 में हमने XASS से पास आउट किया, एंड यू आर देयर फॉर लास्ट 37 ईयर्स। देयर वॉज अ टाइम जब राजेश खन्ना का क्रेज़ होता था। एक लोग बोलते थे राजेश खन्ना द सुपरस्टार, कहीं जाओ राजेश खन्ना। दो आई हैव नॉट विटनेस दैट टाइम, बट फैमिली मेम्बर से सबसे सुना कि उस समय के सबसे ग्रेटेस्ट महानायक होते थे और लोग पागल हो जाते थे, दीवाने हो जाते थे। उसके बाद मैंने अपने टेन्योर में, लाइफ में, आई हैव सीन यू, चाहे वो हमसे जूनियर स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे अपकमिंग स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, हर जनरेशन से रैंडमली मैंने सबसे, ऑलमोस्ट किसी से भी जब भी पूछता हूँ, XASS से हो, जी हाँ वहाँ से हूँ, हु इज़ योर फेवरेट प्रोफेसर एंड ऑल, 99.99% का आंसर रहता है अग्रवाल सर। तो सर मेरे को ये जानना है वो खूबी, वो क्या है आप में, और हाउ डू यू मैनेज दिस थिंग कि हर एक स्टूडेंट कैटेगरी, एक होता है ना किसी का माइंडसेट सेम है, वो भी नहीं, जनरेशन बदल गए, पर वन थिंग विच हैज़ बीन कांस्टेंट इज अग्रवाल सर। तो सर ऐसा क्या है, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ यू व्हेन यू टीच स्टूडेंट, दैट यू नो स्टूडेंट गेट एक्चुअली काइंड ऑफ ड्रॉन इनटू योर डिस्कशंस एंड टॉपिक्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक कि दिस इज़ फुल्ली ट्रू, दिस मे बी पार्टली ट्रू। लेकिन अभी बहुत रिसेंटली मेरे को इस बात का पता लगा कि जो भी लोग मुझे बहुत मानते हैं और रिकग्नाइज़ करते हैं, उनका कारण सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि मैं कभी पढ़ाता ही नहीं हूँ क्लास में। खाली जोक्स बोलना और स्टोरीज सुनाना, उस बीच में अगर कुछ सामने निकल कर के आ गई बात और वो कुछ सीख लिए तो शायद सीख लिए, अदरवाइज मेरे को लगता है यही कारण है कि शायद मैं पॉपुलर होऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाता कभी नहीं। मैंने अभी सब ऑडियंस को बोला था ना कि वो डिक्शनरी में हम्बलनेस वर्ड जो है वो आपका नाम होना चाहिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट आई नो दैट यू विल नेवर एक्सेप्ट दैट। जोक सुना के आप 1 साल 2 साल पढ़ाई कर सकते हैं, बट आई थिंक देयर हैज़ बीन समथिंग ग्रेट अबाउट हाउ यू नो taught your students and all. And I actually remember an incident which I want to share with everyone. So I think it was way back in 2006 when I was in my first year. Statistics and economics. That was the subject which you were teaching us. Stats में सर आपके बाद मैं पढ़ाता था अपने दोस्तों को, going and sitting in library, और उनको पता था I used to love statistics and all. तो मैं आपके पास आया था एक दिन, मुझे याद है, एक क्वेश्चन को समझने में कुछ भूल हो गई या समथिंग हैपेंड, मेरा 6 नंबर कट गया था, सो आई गॉट 94 आउट ऑफ 100। आई वॉज वेरी अपसेट। आई केम टू यू, आई एम श्योर यू विल नॉट माइट रिमेंबर दैट लॉन्ग स्टोरी, बट आपके पास आके मैंने बोला कि सर ये क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकता था, वाई नॉट इन दिस वे? सो यू आर एक्सप्लेनिंग मी, बट कहीं ना कहीं यू वेर सीइंग दैट टेंशन ऑन माई फेस कि ही हैज़ कम एंड ही इज़ ट्राइंग टू शो दैट ही कैन नॉट गेट लेस देन 100। हर बार 100 आना चाहिए बिकॉज ही इज सो गुड। सो आई वॉज हैविंग दैट डिल्यूजन कि 100 तो आना चाहिए। एंड यू टोल्ड मी आफ्टर 10 minutes ऑफ डिस्कशन कि संजय इधर हो, एंड यू आस्क्ड मी टू सिट। आई सैट डाउन ओवर देयर। आपने बोला सचिन भी कभी कभी 0 पे आउट होते हैं,
that does not make him less of Sachin. You know, that statement, that profound learning stays till now with me. That जरूरी नहीं है आपका हर दिन एक जैसा हो. जरूरी नहीं है कि if you are doing great, you should always do great. There are ups and downs and all, but your core should be the same. And जैसे बोलते हैं आपकी नीयत वैसी रहनी चाहिए. So I think that's an amazing thing which I have personally learned from you. I'm so grateful to learn those kind of things from you, sir. So बेसिकली व्हाट हैपेंस, इंडिया का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एक दिन में आपका एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ले लेता है, और मोमेंट्री लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन के कारण भी आपका 10 मार्क्स 5 मार्क्स जा सकता है. तो अगर आपको 100 में 100 नहीं आके 95 आ गया, तो इट डजंट रिफ्लेक्ट दैट यू डोंट नो थिंग्स. It only reflects that maybe because of a momentary lapse of concentration, you were unable to tackle the question the way you should have in order to get perfect score of 100. Yeah. So, इसीलिए अभी क्या है कि आज के ज़माने में ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है. Right, sir. तो उससे क्या होता है कि किसी को 97 आया, किसी को 98 और किसी को 94, तो उसमें वो डिस्टिंक्शन नहीं करता. Right. पहले वो डिस्टिंक्शन होता था कि 100 और 99 पता नहीं कितना का डिफरेंस है. खैर मेरे को तो आप ये वाला एडिट कर दीजिएगा, कभी 100 में 100 आया ही नहीं, लेकिन ये जरूर रखेंगे सर. 94 आउट ऑफ 100 इज माइंड ब्लोइंग. क्योंकि और क्या ही चाहिए, इसका मतलब था कि 94% ऑफ द टाइम यू वेर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर गोल ऑफ डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन. Super. सो मेरे को तो कभी भी नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन का मार्क्स इज फुल्ली एंड टोटली रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर. इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हु यू आर. Absolutely. Great insight, sir. But the teaching line which you got into, so I know that you come from Munger. You had your schooling for some time in Munger. Normally उस टाइम पे और अभी भी बिहार झारखंड के जो बच्चे होते हैं, हमारे भी काफ़ी दोस्त थे, आई थिंक बचपन से ही विजन हमेशा रहता है IAS, IPS, UPSC, गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट काइंड ऑफ अ जॉब एंड ऑल. तो ये हम सबका एक कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे थे, तो यही थॉट आई एम श्योर आपके जहन में भी कहीं ना कहीं ये होगा. बट हाउ कम उस समय के टाइम पे यू थॉट ऑफ गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग? वॉज इट एक्चुअली सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो कि आपको इस तरफ इग्नाइट किया, और इट वॉज योर कॉन्शियस कॉल कि आपको टीचिंग में ही जाना है? तो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड यू गेटिंग इनटू दिस? So I'm really grateful to you for asking me this question, because I actually wanted to bring this to the whole world. A little story behind me Please, becoming sir. a teacher. So I was actually a sort of a student who never paid attention to any studies till class 10th. Okay. In fact, I failed in class 10th, and failed so badly that I have the distinction of getting lowest marks among all the candidates in the whole of state. So that is some sort of achievement for me, because even if you try to, probably you will not be able to do that. Now, what happened, जब हम fail कर गए, तो जो मेरे साथ थे वो बंदे तो पास कर गए, और पास करने के बाद मैंने देखा कि अरे वो तो बड़े रंगीन रंगीन शर्ट पहन करके, पैंट पहन करके और कॉलेज जा रहे हैं, और मैं अपने घर में बैठ करके ढोलक बजा रहा हूँ. तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ. तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बार मैं भी कोशिश करके देखता हूँ कि क्या होता है. फिर उन दिनों 1978 की बात कर रहा हूँ मैं. उन दिनों क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे उनके लिए अलग से एग्जाम होता था. अच्छा. डिस्क्रिमिनेशन एट इट्स बेस्ट. तो उसमें फेल भी बहुत लोग होते थे पहले. आज के ज़माने में तो फेल बहुत कम होता है. दैट इज़ अ न्यूज़ कि ये फेल हो गया. तो उसमें भी फिर हज़ारों लोग उसमें बैठे, और मैं उसमें टॉप किया. अंधों में काना राजा जिसको कहते हैं, अ वन आइड मैन इज़ अ किंग अमंग द ब्लाइंड्स. उसके बाद मैं कॉलेज गया पढ़ने के लिए, और कुछ प्रोफेसर्स जैसे प्रोफेसर गोविल, प्रोफेसर BM रॉय, प्रोफेसर BB मुखर्जी, ये जो प्रोफेसर्स जब वो पढ़ाते थे क्लास में, मुझे लगता था एक दिन मेरे को भी ये करना है. तो अपने प्रोफेसर्स को देख करके मुझे मोटिवेशन मिला. और सबसे जो मुश्किल काम था वो ये था कि मैंने कभी ज़िंदगी में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की थी.
तो हमारे एक प्रोफेसर आए, डॉक्टर BM रॉय। उन्होंने कहा कि देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तुम, तो इसके लिए तुमको पहले तो इंग्लिश सीखनी होगी, क्योंकि ऑल द गुड बुक्स इन इकोनॉमिक्स आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर वेरी फ्यू इन हिंदी लैंग्वेज, तो तुमको इंग्लिश सीखना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी कोशिश कर लेते हैं। तो मैंने कोशिश की इंग्लिश सीखने की, और इतनी इंग्लिश सीख गया कि मैं किताबों को फॉलो कर पाऊँ, और जो प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, वो समझ पाऊँ। तो वो हमारे प्रोफेसर्स और हमारे पापा, मेरे पापा और मेरी मम्मी, उन्होंने बहुत एनकरेज किया कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। और उन्होंने अपना जितना हो सकता था मुझे उस लाइन में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। और फिर एक समय ऐसा आया कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट बना। वाह। तो ये भगवान की कृपा, पेरेंट्स का आशीर्वाद, और हमारे प्रोफेसर्स का जो मोटिवेशन था कॉलेज के ज़माने में, डॉक्टर NK सिन्हा, उन लोगों को देख के लगता था कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरे अपने बच्चों को पढ़ाने में दे दी है। तो मुझे भी लगता था कि मेरे को भी कुछ ऐसा ही करना है। बट द काइंड ऑफ गाय दैट आई वॉज इन माई इनिशियल डेज, आई थिंक आई शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन टू बी इन दिस प्रोफेशन। आई वॉज वेरी वेरी street kind of a boy who did all kinds of things which one should never do in life, and I'm so ashamed of myself that I did those things. But then somehow God gave me the courage to come out of all those shameful things that I did, and today I'm in front of you, you are recognizing me as a good teacher. That is the greatest achievement that I can narrate and I can announce to the whole world. Wow. Thank you so much. That's Sanjay. an amazing story, sir. I think a couple of things that you mentioned, which was really thought-provoking for me. आपको अपने सारे professors का नाम याद है. Probably you're talking about 78, 79, 80s and 80. all. I think that shows a lot of, gratitude from your side to them. और उन्हीं का इन्फ्लुएंस था। Right. I think that's an amazing thing. और जैसे आपने बोला ना कि आजकल लोग एक फेलियर होने से डरते हैं। जैसे आप बोले कि फेलियर्स लोग का एग्जाम हुआ, उसमें आप टॉप किए। आज के डेट में देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन पीपल हैविंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन डूइंग गुड, डूइंग परफेक्ट, अचीविंग सर्टेन थिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सर, आपने 37 साल XISS को दिया है एंड यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर। सो यू हैव हैंडल्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। प्रोबेबली समबडी इज इन 80s, then in 90s, then probably in 2000s we came in, then 2010 के बाद social media advent इतना हो गया। तो what is that one thing which you have changed in your approach or in the way you teach people, that आप उनके साथ, समय के साथ और उस student के mindset के साथ अपने teaching में what all changes you have incorporated? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने संजय, क्योंकि आज के ज़माने में और कल के ज़माने में फ़र्क ये था कि पहले लोग फोकस करना चाहते थे, आजकल बाई चॉइस फोकस नहीं करना चाहते। और आप देखो, टीचर्स का रोल जहाँ तक लेसन्स को सिखाने का सवाल है, कम हो गया है। क्योंकि कुछ सीखना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टीचर चाहिए, इतना सारा रिसोर्सेज है ऑनलाइन कि यू कैन लर्न इट ऑन योर ओन। सो उस स्थिति में how do you keep yourself relevant is the major challenge. Right. तो उसमें मैंने ये देखा पहले और आज के ज़माने में अंतर, कि पहले लोग हवा में नहीं रहते थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि और रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करता था, लाइब्रेरी होती थी, टीचर हुआ करते थे। आज के ज़माने में लोगों के पास इतना रिसोर्सेज है कि वो उतनी चिंता नहीं करते कि कोई चीज़ क्या है, उसको अभी सीखना है, कल सीख लेंगे, रात को सीख लेंगे, प्रोफेसर से सीखना तो कोई ज़रूरी है नहीं। तो अभी मेरे को क्या करना होता है कि क्लास में कुछ ऐसा समा क्रिएट करना होता है ताकि उसको लगे कि ये क्या बोल रहा है, अभी मेरे को जानना है। मतलब एक वो क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग राइट नाउ is the kind of thing that I have to somehow create, and I don't know whether I succeed in creating it or not, but वो कोशिश करता हूँ मैं कि वो क्रिएट करूँ। और उसके लिए क्या है, इकोनॉमिक्स में एक नियम है कि इंसेंटिव्स जो होता है उसके तरफ सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। करेक्ट। मतलब ह्यूमन बींग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंसेंटिव। तो आप उनको कुछ इंसेंटिव दे दो, क्या
कि अगर ये चीज जानोगे तो आपको इसका क्या फायदा हो सकता है, हाँ। पहले वो बताओ आप, फिर ये बताओ कि ये चीज क्या है। तो एक मैंने ये देखा कि आपको पहले ही उनको ये बता देना होगा कि इससे क्या फायदा है, इसका क्या प्रैक्टिकलिटी है, तो वाई ऑफ दैट। वाई ऑफ दैट, और उसका उसका इंडिविजुअल फायदा क्या हो सकता है ये भी। मतलब वो कलेक्टिव फायदे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। उसको देखना है कि मेरा इंडिविजुअल व्हाट्स इन इट फॉर मी, दैट इज व्हाट इट इज। मोर ओवर one guiding and abiding principle that I follow is that I should try not to waste time of others. So when I'm in the classroom for 75 minutes, I just try not to waste anyone's time even for a single minute. I don't know how far I succeed in doing it, लेकिन कोशिश वही रहती है. Wow. I think two great things I just want to reiterate for this audience also. जो सर ने बोला like respecting others' time. You know, I have heard so many stories. Even I was hearing Sadhguru, जहाँ पे वो बता रहे थे कि जितने भी कॉन्फ्रेंसेज वो में जाते हैं, आज तक किसी भी कॉन्फ्रेंस में वो मिस नहीं किए हैं और हमेशा टाइम से पहले जाते हैं. एंड आई हैव सीन ग्रेट लीडर्स इन लास्ट सो मेनी ईयर्स जो अपने टाइम को लेके बहुत पाबंद होते हैं. वो इसलिए नहीं होते हैं कि उनका टाइम कीमती है, वो इसलिए होते हैं कि सामने वाला का टाइम भी बहुत कीमती है. सो यू हैव टू मेक दैट रियलाइजेशन ऑल्सो हैपन. एंड सेकेंड थिंग विच यू मेंशन दैट एट आफ्टर teaching student even for 37 years, you are trying to relearn new aspects of teaching, creating that and understanding the why. I think which I have learned from you a lot, which I do in all my trainings and workshop, that सबसे पहले लोगों को मैं बताता हूँ कि आप यहाँ आए क्यों हैं, like why you are here, आपके लिए यहाँ क्या स्टोर है, so that people are aligned towards that and move ahead in the journey. I think that's a great, profound learning for me also. But sir, now that AI has came in, अब chat GPTs आ गए हैं, people are using their time judiciously by utilizing that thing. तो कहीं when you teach people nowadays in colleges and all, do you find any kind of difference in terms of कि अच्छा ये नहीं भी सुना तो क्या हुआ, I can work around through, or like a shortcut kind of a thing. पहले लोग मेहनत करके, जैसे आपने बोले, फोकस करके आज सीखने का रखते थे. नाउ दे हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज विच दे कैन लर्न एट लेटर पॉइंट इन टाइम. सो डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ टिपिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स विच इज इवॉल्विंग नाउ अ डेज? इज इट लाइक they are actually invested in studying, or they are just studying at superficial level? Reason why I'm asking, because most of the directors of the companies where we provide lot of services, they come up with this problem statement that संजय, इसके अंदर वो गूढ़ नॉलेज ही नहीं है. इट्स लाइक वेरी सुपरफिशियल. वो बस उतना पढ़ा किया है कि वो इंटरव्यू में बोल पाए, सेलेक्ट हो पाए, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस, वी आर नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ अ वैल्यू बीइंग एडेड टू द कंपनीज. हैव यू विटनेस दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज? बहुत सारा, मतलब ये बहुत ही एक्सेलेंट क्वेश्चन है और ऑब्जर्वेशन, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा कि ये चैट जीपीटी टाइप का जो भी, और claude.com और grok.com, ये सब जो आया है, उससे मतलब नेचर ऑफ लर्निंग हैज चेंज. लेकिन एक चीज मैं बोलूँगा कि आई एम अ voracious user of these platforms for my self learning, especially the kind of interest that I have in some of the areas which I will later tell you. Sure. But उसको भी यूज करने का तरीका सबको पता नहीं होता. तो उसका यूज सबसे अच्छा कब और सबसे कम समय में कैसे किया जाए, वो भी लोगों को पता नहीं होता. तो वो एक्सपेरिमेंटेशन से आता है. तो क्या हो रहा है कि आई एम यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स टू मेक माई क्लास इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट शैल आई डू टू कीप माई स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन द क्लास. तो वो कुछ कुछ बताता है. I don't, of course, agree with all the suggestions that these platforms give me, but some of the ideas are very nice. तो मैं उन सब ideas को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ. Of course, सारे ideas वो काम भी नहीं करते, कुछ ideas काम करते हैं. तो basically ये क्या है कि उनको use करके you can become a teacher which no one can ignore. Wow. और यही सबसे बड़ा challenge है. But you put so much of effort even after teaching for 37 years to keep learning again and again and to keep your class engaging. Absolutely, उसके बिना होगा ही नहीं. जैसे अभी मैंने येल विश्वविद्यालय से एक फाइनेंशियल मार्केट्स पर एक कोर्स किया. Okay. तो
वो कोर्स जो पढ़ा रहे थे वो नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स के डॉक्टर रॉबर्ट शिलर। तो अब आप सोचो कि एक बच्चा जो कल हिंदू स्कूल में पढ़ता था, जिसका दायरा सिर्फ हजारीबाग तक था, आज वो घर में बैठ करके नोबेल लॉरिएट से सीख सकता है। लेकिन फिर सीखने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो अभी हमारे पास एक कॉरपोरेट वर्ल्ड के बहुत नामी गिरामी आदमी आए जी, और उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि आपके कंपनी में लोगों की सीखने की इच्छा कितनी है? वो बोले बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी इच्छा सीखने की। तो मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको कि उनकी इच्छा नहीं है सीखने की? बोला नहीं, उनको लगता है कि जितना जरूरी है उतना ही करेंगे जी। तो मैंने बोला वही तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों लगता है उनको, मतलब ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम और कुछ सीखें? तो बोला मोटिवेशन नहीं है। तो भाई मोटिवेट आप कैसे करते हैं? तो बोला उनको इंसेंटिव्स देते हैं। कैसा इंसेंटिव? मॉनिटरी इंसेंटिव, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। तो मैंने कहा कि देखो भाई, आप कितना भी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव दे दो, लेकिन वो सीखेंगे तब जब उनके मन में आएगा कि अब मेरे को सीखना है। बाकी आप करोड़ों रुपए लगा करके ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर दो, वो बैठ जाएंगे, अपना सर भी हिलाएंगे, लेकिन वो कितना सीख रहे हैं वो भी आपको कभी गलती से पता नहीं लगेगा। आप कितना भी उनका अप्रेजल कर लो पोस्ट ट्रेनिंग, आपको वो पता नहीं लगेगा। यू विल स्टिल बी इन द एयर ऑल द टाइम एंड कंफ्यूज्ड वेदर द labor which I have done in order to make them understand a few things which will help them in their work life has actually bore fruit or not. ये उनको पता भी आपको नहीं लगने वाला है। Correct. तो वो सेल्फ मोटिवेशन लाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई कैसे सेल्फ मोटिवेटेड हो लर्न करने के लिए, उस पर अभी ज्यादा जोर देना चाहिए। बाकी आपके पास कितना भी चैट जीपीटी हो, आप सीखने ही नहीं चाहते तो क्या करोगे आप? वो तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। आई थिंक वो बीज डालना है दैट पीपल शुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स। तो हमारे जैसे लोगों का काम वहीं पे खत्म हो जाता है जहां पर मैंने वो सीड बो दिया कि आप अब लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाओ। बस उसके बाद हमारा कोई काम ही नहीं है। इनफैक्ट पैरेलल कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, लाइक आई वाज डूइंग अ वर्कशॉप, इंटरव्यूइंग स्किल्स पे कुछ बातें हो रही थी, कैसे इंटरव्यूज होता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्यू आया। लोग पूछते हैं कि आप किस कॉलेज से आए हैं, तो पता चला एक बहुत ब्रांडेड टॉप टियर कॉलेज से आए हैं। तो ऑलरेडी जो इंटरव्यूअर बैठे हैं वो आपस में ही मन बना लिए हैं कि वाओ, पर्सन इज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तो शायद अच्छा होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा गया और जब उसने पॉज लिया तो इंटरव्यूअर के मन में चल रहा है कि शायद रिफ्लेक्ट कर रहा है क्वेश्चन, आंसर आएगा, डोंट वरी। सेकंड ऐसा इंस्टेंस आया जहाँ पे वो थोड़ा डिविएट कर गए टॉपिक से, तो उसको उन्होंने इस तरह से परसीव किया कि कनेक्टिंग द डॉट्स कुछ हो रहा है, कुछ स्ट्रैटेजिक वे में थिंक कर रहे हैं। ये एक सिनेरियो हुआ। सेकंड सिनेरियो हुआ, एक और बंदा आता है, स्टूडेंट आते हैं, ही इज़ फ्रॉम अ नॉर्मल टॉप, नॉट tier 1, like a tier 2, tier 3 kind of a college, okay kind, not very high profile as per resume. वो जब पॉज ले रहा है तो ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। सेम इंटरव्यू है, सेम लोग पैनल्स में है, सिचुएशन भी सेम है, बट माइंडसेट है कि वो इस कॉलेज से है, तो शायद वो अब पॉज उनको लग रहा है कि ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। जब वो इधर उधर की बात घुमा के कर रहा है, पहले केस में था कनेक्टिंग द डॉट्स, इसमें आया कि ही इज़ डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल क्वेश्चन, प्रेजुडिसेस। सो नाउ ये बीज हमने उस दिन, आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं कि ये लर्निंग, ये कन्फर्मेशन बायस का नॉलेज को, बीज को डालना, कि नॉट नेसेसरली कि अगर कोई बंदा एक पर्टिकुलर कॉलेज से है, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन से है, तो उसके बारे में आप एक पॉजिटिव रीअफर्मेशन देते हैं माइंड को, और एक सिमिलर बंदा जो कि शायद दूसरे कॉलेज से है, उतने अच्छे कॉलेज से नहीं है टीयर वाइज, आप सेम सिचुएशन को अलग मूल्यांकन में करते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज आई नो दैट यू हैव इन्वेस्टेड 2+ years एज अ फैकल्टी फॉर XLRI ऑल्सो, वेर यू वेर अ विजिटिंग फैकल्टी आपने। तो सर आपने XLRI का 2 साल किया, आपने फिर XASS किया एंड मेनी मोर अदर बिग इंस्टीट्यूट। डू यू फाइंड एनी, आई वुड से, acumen perspective or any other perspective difference between these kind of students who are doing it from, say, from an Excel or XASS or maybe any other college? So do you find any significant difference, people coming out from these colleges and coming out from other college? Reason, because I got a call from one of my relative only, and they were focusing more on a particular tier 1 college, and I was trying to explain them that may be helpful,
but not necessarily the only benchmark for studies and all. So I want to know it from you because you have done it for both the sides. Do you find any actual difference between people? इसका आंसर हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे. Please, sir. ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है. Sure. अगर हम ये रिसर्च करके डेटा से पता लगा कि XISS के स्टूडेंट्स पास करने के बाद उनका एवरेज पे लेट अस से 1 मिलियन रुपीस पर एनम है, और एक्सेलराई से जो पास करके निकले उनका 2 मिलियन रुपीस पर एनम है. जैसे ही ये आपको पता लगा डिफरेंस, रेशियो ऑफ 2:1, Right. आपके मन में क्या आएगा? ये आप बताओ. That वो कॉलेज बेटर है शायद. ठीक है, हाँ. वो कॉलेज बेटर है, कोई भी यही सोचेगा. Correct. लेकिन उसके पीछे स्टोरी अलग है. ये कॉलेज बेटर है, इसका मतलब है कि ऑल द क्रेडिट फॉर हायर सैलरी इज बीइंग गिवन टू द कॉलेज. Had the student not studied in XLRI and studied in XISS, then he would have also obtained an average salary of 1 million rupees instead of 2. Correct. तो वो क्या खराब हो जाता? हाँ. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इट इज द कॉलेज which makes all the difference and nothing else, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकली कहते हैं कि you isolate all extraneous factors and just focus on one for finding out the cause effect relationship. Right. तभी आप बोल सकते हैं कि XLRI बेस्ट है, ये बेटर है एज कंपेयर टू XISS. आप कभी एक ऐसा रिसर्च करके देखो जो कि एक MIT के प्रोफेसर ने करने का कोशिश भी किया, प्रोफेसर जोशुआ, जो कि उनको भी नोबेल प्राइज मिला. उन्होंने MIT से रिक्वेस्ट किया कि 1 साल मुझे आप ऐसा करने दो कि घड़े से एक रैंडमली नाम निकाल करके और 100 बच्चों को हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं. ठीक है. और वैसे ही घड़े से 100 रैंडमली बच्चों का नाम निकाल करके XISS पढ़ाता है. जी. फिर कंपेयर करो 2 साल बाद. तब अगर कुछ होता है डिफरेंस, तब हम बोलेंगे इट इज द कॉलेज विच मेक्स द डिफरेंस. बिकॉज व्हेन यू सिलेक्ट रैंडमली यू इक्वेट द 2 ग्रुप्स. या तो ग्रुप ही अलग है. एक ग्रुप में 99 परसेंटाइल 99.5 परसेंटाइल वाले लोग हैं, दूसरे ग्रुप में कम है. तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर परसेंटाइल वन ग्रुप इज मोर मोटिवेटेड इन एनी केस टू लर्न देन द फर्स्ट ग्रुप. तो आप ये नहीं बोल सकते कि कॉलेज ने उनको ज्यादा मोटिवेट किया. वो तो मोटिवेटेड पहले से ही थे, जिसके चलते वो वहां पहुंच पाए. और आप तो जानते हैं कि इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में असमानताएं बहुत हैं. जी. आपके पिताजी इतना अफोर्ड कर सकते थे, आपकी माता जी इतना अफोर्ड कर सकती थी कि XLRI में भेज पाए. बहुत लोग तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो वो लोग तो बस स्कूल कॉलेज में रह गए, जो कि सरकारी कॉलेज था, 13 रुपीज पर मंथ वाले में. क्यों? इसलिए नहीं कि वो तेज नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो आप XLRI को तभी बेहतर बोल सकते हैं XISS से जब दोनों के स्टूडेंट्स कंपेरेबल हो टू स्टार्ट विथ. If there is a inherent advantage of XLRI students to begin with, you just can't compare apples with oranges. So you just equate the 2 groups on all respects other than the college. Wow. तब फिर आप बोल सकते हैं. तो मैं कभी नहीं मानता कि XISS और XLRI में XLRI बेहतर है. मैं ये मानता हूं कि XLRI के स्टूडेंट्स शुरू से ही ज्यादा मोटिवेटेड हैं और शायद उनके पेरेंट्स के पास इतना रिसोर्सेज है कि वो अफोर्ड कर सके, महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सके, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जान पाए. क्योंकि ये भी नहीं है कि आप अगर कोई बढ़िया सा एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर गए तो आप बहुत जानते हैं. आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का मतलब खाली ये है कि यू नो मोर देन एनीवन एल्स, बट यू नो इज नॉट व्हाट इट मीन्स. जैसे 30% मार्क्स ला करके भी आप 100% ला सकते हैं. राइट. इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग. तो आपका तो मार्क्स तो 30% है, विच बाय ऑल रेकनिंग इज अ फेल मार्क्स. राइट. फेल करके भी आप टॉप हो सकते हैं. तो ये लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आता. इसीलिए हम लोग हमेशा मजाक उड़ा देते हैं जो 2nd ईयर और 3rd ईयर और 3rd रैंक टीयर और 2nd टीयर जो कॉलेजेस हैं,
उनका मजाक उड़ाते हैं, वो मजाक उड़ाने के लायक नहीं है, बल्कि उनकी हम लोगों को इज्जत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वो उनको तैयार कर रहे हैं जो शुरू में थोड़ा कम मोटिवेटेड है। करेक्ट। इसीलिए उनको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। जब मैं एक्सेलराई गया वहां पढ़ाने के लिए, तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो मोटिवेशन का तो कोई इशू है नहीं। करेक्ट। दे आर ऑलरेडी देयर। मतलब द वेरी फैक्ट दैट दे आर इन दैट हैलोड पोर्टल मींस कि दे आर ऑलरेडी देयर। मोटिवेशन लेवल, अब आप अपना काम करो पढ़ाने का। यहाँ आपको पहले मोटिवेशन यहाँ तो आपको देख रहे हैं कि ये तो आ गया, बस बंदा बोला देखते हैं क्या होता है। तो वो क्या है, और उसमें भी बच्चों की गलती नहीं है। करेक्ट करेक्ट। उनके साथ जो भी लाइफ में हुआ है, उनके साथ जो बैकग्राउंड रहा है, मम्मी पापा हो सकता है उतना रिसोर्सेज नहीं कर पाए हो, परिवार उतना आगे सोच नहीं पाया हो, उसमें वो आके अगर करते हैं तो माई सैल्यूट टू दोज who pass out from such colleges, जहाँ पे वो हम लोग उनको इस लायक बना रहे हैं कि आज एक्सेलराई से बेहतर हो पाए। आज आप हमारे कॉलेज से निकले हो, बट आई डोंट थिंक यू आर सेकंड टू एनीवन। फॉरगेट अबाउट एक्सेलराई, यू आर नॉट इवन सेकंड टू IIM अहमदाबाद। आई नो यू बिकॉज यू आर वन ऑफ द फ्यू who had the courage to become an entrepreneur, and despite the fact that you had a very well paying job in a very great company, your wife was also working in the same company, and you had a very stable source of income. Who lives these kinds of life? But you decided to not only leave the job and start on your own, you also encouraged your wife to leave, and both of you are working fine. And I would like to know your story also. इसलिए he is the best teacher. I think I loved the way you explained. I think for audience, resonation. I think जैसा आपने डिफ्रेंसिएशन बताया ना, आई थिंक आज के डेट में व्हेन वी टॉक टू लॉट मेनी पीपल, दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर, गो फॉर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन, गो फॉर दिस कॉलेज और दिस कॉलेज। आई थिंक आपने सर जो समीकरण बताया कैसे वो डिसाइड होता है, आई थिंक एक लोअर स्टर कॉलेज में एक मोटिवेशन का जो चार्ज लगाना पड़ता है, दैट इज़ वे अहेड। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं व्हेन यू आर डूइंग दैट। आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट माई स्टोरी। आई थिंक आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज आई नो दैट अभी तक मुझे कोई 15-20 लोग ही मिले होंगे अपने 37 ईयर्स में जो ये डेयर कर पाए कि ड्रीम करें टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और तुम तो एकदम स्पेशल हो, क्योंकि यू आर एन एंटरप्रेन्योर विथ कॉन्शियंस। वी वुड लाइक टू नो योर स्टोरी ऑल्सो। सर आई थिंक पॉसिबिलिटी तो क्रिएट, आई थिंक वो डायलॉग से हो गया था जो आपने मेरे को दिया था कि लाइक आई वॉज ऑलवेज अंडरमाइनिंग, अंडर प्लेइंग माई सेल्फ कि होगा या नहीं होगा एंड ऑल दोज थिंग। जैसे एक और इंसिडेंट हुआ था, आपको याद नहीं होगा, जब आप मेरा इंटरव्यू लिए थे 2005 से पहले, जब मैं एडमिशन के लिए आया था, आई वॉज कम्प्लीटली रॉ, कुछ पढ़ता नहीं था, लाइक जनरल अवेयरनेस कुछ नहीं था। तो आपने मेरे से कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे थे विच आई फेल्ड टू आंसर, बट समहाउ आई डोंट नो व्हाट क्लिक्ड, आई वॉज सेलेक्टेड एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट वहाँ हो गया। एंड आई थिंक जैसा आपने बोला, इट वॉज वेरी कॉन्शियस कॉल ऑफ माइंड ऑल्सो कि मेरे को ये करना है, बिकॉज बिफोर आई ज्वाइंड XISS आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स, एंड उनको मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता था। मेरे को पढ़ाने नहीं आता था, एंड आई कम्प्लीटली रेजोनेट जो आपने शुरू में बोला कि मेरे को उतना टेक्निकल एस्पेक्ट सिखाने नहीं आता था, but I knew how to connect with them or engage them. And when I was with them, I felt that I had a sense of calmness. I was very motivated. वो motivation का चक्कर नहीं रहता था, वहीं पे बड़ा मज़ा आता था. And then when I started working in different companies like TCS, PwC and all, there was certain aspect of my work जहाँ पे मेरे को वो करने का मौका मिलता था. I would say 30-40%. वो 30-40% में मैं बहुत खुश रहता था, मोटिवेटेड रहता था. बाकी 60 में एज यू नो हाउ द कॉर्पोरेट वर्क, तो मैं उस मोड में ही चला जाता था. बट समहाउ आई ऑलवेज वांटेड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो दैट आई वांट टू डू दिस ऑन अ फुल टाइम थिंग. बट समय कभी सोचा कि भाग जाऊं, तो फिर याद आया घर का लोन है, EMI है सर, मैसेज आ जाता था, बहुत कंस्ट्रेंट्स थे. फिर लगा अब करें तो कभी कुछ, बट देन फाइनली समथिंग गॉट स्टक कि लाइक लेट्स डू इट नाउ. And let's go with this thing, because I was convinced I wanted to do this. I was having that conviction that yes, I want to know my why, and this is why I want to do this. तो वहाँ से सर एक जर्नी शुरू हुई, and that's how this possibilities got created. और ये नॉलेज पोर्टली, ये जो पोर्टली बनाई है, मुझे मतलब पता नहीं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ये पोर्टली की स्टोरी क्या है. आई थिंक थैंक्स टू द टीम जिन्होंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये पोर्टली बनाया. एक्चुअली व्हेन वी वर कंटेम्पलेटिंग कि नाम क्या रखना है,
तो एक ना कहीं इंडियननेस नाम कुछ एक हिंदी वर्ड देने का मन था. तो आई डोंट नो, जो दूरदर्शन देखते थे पहले के ज़माने में, तो देयर वाज अ सीरियल, एक एपिसोड आता था 10:30 बजे हर संडे को. उस स्टोरी का नाम होता था पोटली बाबा की. एक्चुअली आप देखना, वो सर्च करके दूरदर्शन में सीरियल आता था. एवरी संडे देयर यूज्ड टू बी अ पर्सन हु यूज्ड टू कैरी अ पोटली लाइक दिस, अपने बैग में आता था, और वो शुरू ही होता था कि वो पोटली खुला है, वो एक स्टोरी निकला है, और वो 30 मिनट्स का एक स्टोरी होता था. दैट स्टोरी यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट अ वेरी सिंपल स्टोरी बट विद लॉट ऑफ लर्निंग एंड ऑल. वो सर मेरा फेवरेट रहता था. वाओ, वहाँ से मिला वहाँ तो inspiration. मेरे को वो हमेशा पोटली ध्यान रहता था. Absolutely wonderful. एंड देन सर ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हुआ, और ये पोटली आई थिंक टीम हैज The डन दैट rest is क्रिएशन. history. My God. So I think नहीं, this जो is सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अभी हम लोग जब आ रहे थे वहाँ से अपने घर से यहाँ पे, जी. तो वो जो तुमने कहा कि मतलब आई एम डिटैच्ड फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग दैट दिस वर्ल्ड एस्पायर्स फॉर. और ये जो तुमने कहा कि हम क्या ही लेके जाएंगे, तो जो तुम कर रहे हो वो पर्पस उसका है कि कुछ दे के जाएं. एब्सोल्युटली. तो वो कुछ लेके तो कोई जा ही नहीं सकता. एब्सोल्युटली. हाँ, एक चीज लेके जा सकता है, दूसरों का गुडविल, करेक्ट. जो कि तुमको मिल रहा है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग. आई थिंक ये कॉलेज का जो आपने बताया डिफरेंशिएशन, इट्स एब्सोल्युटली वेरी प्रोफाउंड फॉर ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑल्सो. नाउ दैट आपकी एक और एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ ऑडियंस, दैट यू supported or you rather consulted, advised government of Jharkhand financial department in 14 pay commission, in understanding different financial aspects for the government. funds जो आते हैं वो किस तरह से distribute करे सरकार towards unemployment or towards bringing equality in society. ये जो आपका social entrepreneur I would say. तो how you got into this part of your, you know, I would say mindset, कि जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ फिनेंशियल डिपार्टमेंट में यू गॉट इन्वॉल्व, एंड हाउ योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लीडरशिप एंड माइंडसेट इवॉल्व्ड व्हेन यू गॉट इन टच विद देम. बिकॉज एज वी नो पीपल हैव दोज काइंड ऑफ मिथ कि सरकारी काम ऐसे होता है, देयर इज अ ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल एंड ऑल दोज थिंग. सो एट वन साइड यू आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स विथ अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर, एंड अदर साइड यू आर एडवाइजिंग लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड स्पेशली ऑन द pay commission and other aspects. So throw some story about that. So इसमें क्या हुआ था संजय कि USAID बोल करके एक संस्था है, और अभी वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको हटा दिया. उसका नाम है US इंटरनेशनल एरिया फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट. Okay. तो वो झारखंड में उन्होंने एक कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया. जी. तो जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, सो कॉल्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस झारखंड में थे, उनके एक एक दो नॉमिनीज को उन्होंने इनवाइट किया. Okay. हमारे डायरेक्टर सर को बोल करके. तो हमारे डायरेक्टर सर ने मुझे नॉमिनेट किया कि तुम जाओ और वहाँ पे सीखो. तो BIT से, हमारे यहाँ से, XLRI से, बहुत जगह से लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए. और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग देने वाले थे कौन? Mostly Indians, but who were working for American universities as professors. Okay. हाँ, तो उन्होंने कुछ एक आध महीने तक उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया, और सरकारी ऑफिसर्स को भी, DTO थे और बहुत लोग थे, विश्वविद्यालय से थे. तो वो ट्रेनिंग के दौरान जो USAID वाले थे और जो झारखंड सरकार के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पूरे ग्रुप से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जिनमें उनको लगा कि इनमें वो क्षमता है कि ये कुछ आगे सरकार के लिए और इस राज्य के लिए कर सकते हैं. तो उन्होंने मुझे चुना. वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ. और झारखंड सरकार की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने मुझे ये बीड़ा सौंपा कि आप जो स्टेट मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा टू द 13th फाइनेंस कमीशन, वो आप तैयार करो. वाह. तो वो फाइनेंस कमीशन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसका काम ये है कि भारत सरकार के पास जो टैक्स से पैसे इकट्ठे होते हैं, उसका एक हिस्सा पूरे इंडिया में
अलग अलग स्टेट्स को बांट दिया जाता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, किस स्टेट को कितना मिलेगा? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ अभी। तो एज ऑफ नाउ जैसे अभी क्या है कि आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ से इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, देन जीएसटी, ये सब का एक हिस्सा, उस समय तो जीएसटी नहीं होता था, उस समय तो ये सब एक्साइज ड्यूटी और ये सब सर्विस टैक्स शुरू ही हुआ था। उसमें से 100 रुपए में से 30 रुपया उस समय था कि वो स्टेट्स के बीच में पटेगा। पहला तो इसको कहते हैं वर्टिकल इक्विटी, मतलब 100 यहाँ पे है भारत सरकार के पास, 30 रुपया स्टेट्स को दिया जाएगा। अब सवाल है कि 30 रुपया को बांटा कैसे जाएगा? तो ये झारखंड सरकार ने मुझे कहा कि तुम फॉर्मूला तैयार करो जो हम रेकमेंड करेंगे कि हमें इस फॉर्मूला के आधार पर पैसा मिलना चाहिए। तो मैंने वो फॉर्मूला तैयार किया विथ अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन हियर एंड देयर आफ्टर अ मीटिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। इट वाज फाइनलाइज्ड। स्टेट मेमोरेंडम में वही लिखा था मेनली कि हम लोग चाहते हैं कि आप झारखंड सरकार को इन पैरामीटर्स के आधार पर, इन वेट्स के आधार पर फंड एलोकेट करो। उसके बेसिस पर हमें फंड एलोकेट हुआ और वो पहले से ज़्यादा था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो भी थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूट कर पाया, और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट और झारखंड सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने ये बीड़ा सौंपा और मैं कुछ कर पाया। वाह सर, ग्रेट। आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग कि आपका वो बताया हुआ चीज़ स्टेट मेमोरेंडम में जाके हमारा विथ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन, इट्स नॉट इन टोटो, बट फिर उन्होंने मुझे एक स्टडी करने के लिए कहा कि आप देखो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल, इसको कहते हैं एक्साइज पॉलिसी। एक्साइज पॉलिसी की शराब बेचने का क्या पॉलिसी होना चाहिए? अच्छा। हाँ, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले। उसमें बहुत रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट होता है। अब जैसे बिहार इज अ ड्राई स्टेट, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई हमें रेवेन्यू नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, ये सब करके। अब उसका तो मैं डिबेट में नहीं जा रहा हूँ कि वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि झारखंड में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिले। तो उन्होंने एक मुझे कहा कि तुम एक छत्तीसगढ़ का मॉडल स्टडी करो कि वहाँ पे वो लोग कैसे करते हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू काफ़ी है। फ्रॉम द लिकर पार्ट इट्स ओनली अबाउट एक्साइज पॉलिसी। ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ दिन रह के रायपुर में झारखंड सरकार के लिए स्टडी की, और वहाँ पे एक ये था कि छत्तीसगढ़ में हर मोहल्ले में कम से कम एक दारू की दुकान जरूर थी। तो मैंने कहा देखो भाई आप भी कुछ ऐसा कर पाओ तो वो रिपोर्ट मैंने सबमिट किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट माय फाइंडिंग्स वेयर बाय स्टडीइंग द छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ सेलिंग लिकर एंड जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज। और उसके बाद मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि वही पॉलिसी यहाँ लागू हुई, और आज झारखंड में हर मोहल्ले में एक दुकान है। So you mean to say the same model was replicated from Chhattisgarh to Jharkhand? Not exactly the same, but with a little bit of modification, जिसको कहते हैं ना कस्टमाइजेशन। तो हमारे यहाँ कस्टमाइज किया गया उसको, और वो मॉडल लागू किया गया, उससे हमारे एक्साइज रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई। ये बात है। ग्रेट। आई थिंक दोज आर अमेजिंग लर्निंग सर। जैसे कि आपका जो जर्नी व्हेन यू स्टार्टेड एंड कमिंग ऑल द वे एज एन एडवाइजर, तो आई थिंक आपकी स्टोरी इटसेल्फ इज अ टेस्टामेंट सर कि कितने पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में। जैसे सर ने बोला कि लाइक ही वाज वन अमंग द फेलियर्स, जो कि फेल लिस्ट में सबसे नीचे थे, सबसे ज़्यादा फेल एंड देन उसके बाद उनका एग्जाम्स में वो फेलियर में टॉप किए, एंड इंस्पिरेशन दैट यू ड्रू फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड एवरीथिंग। सर मोरली बात कर रहे हैं, मतलब बिकॉज आजकल क्या है ना, एंड हम भी बदमाशी करते थे, हम भी कुछ टीचर्स के साथ थोड़ी बहुत नॉटीनेस रहती थी, किसी को कुछ रहता था। बट डू यू सी अ पैटर्न और अ ट्रेंड? आई थिंक टेक्निकल स्किल्स लोग सीख जाते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स भी प्रैक्टिस करने से सीख जाते हैं। एनी ह्यूमन स्किल्स आई वुड से, बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट यू नो पर्सनली वी एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इज लाइक ह्यूमन स्किल्स आर सर्टन थिंग विच एक्चुअली डिफरेंशिएट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल। सो जो आपकी ये जो पूरी जर्नी रही है, एंड लास्ट एटलीस्ट 15 ईयर्स की, जब ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड लॉट ऑफ सोशल मीडिया,
ऐसी कुछ ग्राउंडिंग ह्यूमन स्किल्स जो आज के स्टूडेंट शुड अडॉप्ट? ह्यूमन स्किल का मतलब? Any softer part of skills, any ritual practices, anything which keeps them grounded. जैसे आपने बोला ना, वो superficial नहीं होके, even if you know, it's like okay, I know, that's fine. But क्या होता है, people get, and not entirely problem of students because they are surrounded by so many distraction. Absolutely. मेरे बेटे बोलता फोन मिला, हाँ. उसको मेरे को क्यों नहीं मिला? So you always have that because society pressure is too much for the kids who are getting bloomed now. तो आज जब आप विजुअलाइज करते हैं the people who are passing out now from the college and all, any specific suggestions for them that they should learn, they should adopt those kind of mindset जो उनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट दे rather than more of an instant gratification? वो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, है ना? तो बहुत सारे बच्चों का होता है लॉन्ग टर्म विजन, लेकिन होता क्या है कि सोसाइटी की आदत होती है प्रीजज करने की। पहले ही, जैसे तुमने अभी वो कहा ना कि टीयर 1 कॉलेज से कोई आया तो पहले ही सोचा बाप रे ये तो बहुत अच्छा होगा, करेक्ट, और टीयर 2-3 से आया होगा तो देखते हैं कैसा है। तो वो प्रीजज करने का जो टेंडेंसी होता है वो अभी स्टूडेंट्स में कम हो गया है। पहले क्या होता था, अगर टीचर क्लास के अंदर घुसा और वो दिखने में ठीक नहीं है ना, तो वो बोला अरे ये तो कुछ पढ़ा नहीं सकता है। आज के दिन वैसा है नहीं जी। वो सबको इक्वल निगाह से देखते हैं। तो यंगर जनरेशन आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग्स, बट एक ही प्रॉब्लम है उनमें, जैसा तुमने कहा डिस्ट्रैक्शन। वो इतना डिस्ट्रैक्शंस है, और वो एक स्मार्टफोन एडिक्शन वो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि उसका डी एडिक्शन सेंटर्स पता नहीं इंडिया में खुला कि नहीं खुलना चाहिए। तो वो आज के दिन ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं स्टूडेंट्स जो हैं, और उनमें कुछ कर लेने की जो इच्छा है वो पहले से ज़्यादा है, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस पहले से ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, फोकस करके लगातार चलना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी और आप फेल भी कर सकते हो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में। तो वो आपको ये ह्यूमन स्किल मैंने देखा कि लोगों में आजकल आ रहा है कि परसिवरेंस उनमें बहुत हो गया है। वो कोशिश करते रहते हैं कि जब तक मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए वो हमें करते रहना है, और उसके लिए वो बहुत हाथ पांव मारते हैं। लेकिन बस यही है कि जो बच्चे डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो जाते हैं वो नहीं कर पाते। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग सर ने जो कहा कि आई थिंक चैलेंजेस आर मोर। अगर कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आज के जनरेशन को बहुत प्रिविलेज है, जैसा सर ने कहा कि चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एंड दे आर फाइटिंग दोज चैलेंजेस डे इन एंड डे आउट। एब्सोल्युटली। आई थिंक एज एडुकेटर, एज academician, as anyone or a mentor or a coach, I think what we can give them is that yes, we understand, we need to accept them more rather than branding them कि शायद वो वैसे नहीं है जैसे हमारे पहले स्टूडेंट होते थे। वो तो एकदम करने नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने कहा प्री जज, और आपने वर्ड यूज किया ब्रांडिंग। द मोमेंट यू ब्रांड समवन एज समथिंग, योर थॉट्स आर कलर्ड। करेक्ट। और उसके बाद आप बिल्कुल भी इम्पार्शियल होके काम कर ही नहीं सकते। ब्रिलियंट, आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग। और अगर किसी के बारे में प्रीजज होना ही है तो कंसिडर दोज एज मोर रिलेटेबल एंड मोर विलिंग टू लर्न, जिसके बारे में आपको शुरू में ये लगता है ये क्या सीखेगा, उसको आप ऐसा सोचो कि ये बंदा सीखेगा। Correct. आज मुझे अभी भी याद है, एक बंदा मेरे को कहता है कि आपको तो पता नहीं है कि हम कौन हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि आप मेरे लिए क्या हैं। तो क्या है कि उसको कोई रिकग्नाइज नहीं किया। और स्टैटिस्टिक्स में जैसे तुमको 94 मिला ना तो यू वेर अ लिटिल अपसेट कि 100 क्यों नहीं मिला, उसको भी 94 ही मिला था। अच्छा। बोला लाइफ में तो 94 कभी मिला ही नहीं हमको, ये 94 हमको कैसे मिल गया। तो उसके बाद से वो पढ़ना शुरू कर दिया कि हमको 94 मिल गया, तो मतलब हम पढ़ सकते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि लोग अब वो ब्रांड हो गया उसका कि वो अच्छा है ना, और वो सोचने लगा कि हम कर सकते हैं। तो यही नंबर है 94। एक को लगा कि मेरे को 100 क्यों नहीं आया, एक को लगा कि हम
कुछ कर सकते क्योंकि वो 40% में आता था उसको। Correct. दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। जो लेकिन 94 जिसको आया और जो बहुत इलेटेड हुआ और उसको ये जो लगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं, वो आज बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट में बहुत बड़े पोस्ट पर है। और वो अभी आया इंस्टीट्यूट, बोला कि आपको पता नहीं है कि आपके चलते हम आगे बढ़ पाए। हम बोले देखो भाई, आगे मेरे चलते तो तुम क्या ही बढ़े, और 94 भी आया वो तुम ही किए थे, हम क्या किए। लेकिन कहने का मतलब है कि जो लोगों को जरूरत है ज्यादा इंकरेजमेंट की, टीचर्स वो नहीं दे पाते, वो नहीं कर पाते, वो उन पर ज्यादा फोकस करते हैं जो ऑलरेडी बेटर है, तो उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी बेटर हैं ही। आप कोशिश करो उनके लिए जो नहीं है। एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट, इनफैक्ट ये मेरे साथ बहुत हुआ। यू नो कभी क्या होता है, और ये एक अच्छा प्रेशर होता है, जैसे वो उसका 94 आ गया, उसे लगा ना कि यार मेरा ऐसे कैसे आ गया, वो इम्पोर्टेंस हो कि नहीं मेरे को अब पढ़ना है, क्योंकि मेरे को वो स्टेटस अब कंटिन्यू रखना है। सेम चीज़ें मैं अपनी पहला वर्कशॉप किया था 2010 में TCS में, तो आई वेंट लाइक दिस कि भाई ठीक है कर देता हूँ। तो आई डिड 1 hour सेशन सर। अब सेशन के बाद आई गॉट लॉट ऑफ एप्रिसिएशन नोट, ये सब बोलने लगे। आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि ये क्यों कर रहे हैं, मैं उतना भी तो ऐसा नहीं किया जो ये दे आर डूइंग लाइक दिस। बट इट एक्चुअली पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड माई बिलीव कि बॉस अब एक सेशन में किया है, सेकेंड में अब थोड़ा प्रैक्टिस करके करूँ ताकि और अच्छा हो, लोग वैसे ही बोले मेरे बारे में। Absolutely. दिस इज माई अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी टू क्रिएट समथिंग बेटर। तो अब क्या होने लगा, फिर वो सेकेंड इंस्टेंट में मैं और बेटर करके जाने लगा, प्रिपेयर होके। अब 2-3 बार आने लगा, तो अब 2-3 बार लोग बोलने लगे यार बड़ा अच्छा लेता है, बड़ा अच्छा लेता है। अब मेरे को लगा अब मेरे को नीचे नहीं गिरना है। सो आई थिंक जो आपने बोला इट रेजोनेट वेरी वेल विथ लॉट मेनी पीपल। मतलब वो तुमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया और उस स्टैंडर्ड को मिनिमम मान लिया। करेक्ट, अब उससे ऊपर ही जाना है। राइट, आई थिंक दैट्स अमेजिंग थिंग टू नो कि कैसे। एंड आई थिंक दिस इज नॉट ओनली व्हाट सर इज टेलिंग, ये सारे एडुकेटर्स, ट्रेनर्स, इवन द बिजनेस लीडर्स, लाइक वी शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन पीपल जिनके पास शायद कॉन्फिडेंस कम है, मे बी उनका हाथ पकड़ के ऊपर लेके आइए। उनका कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो उनको डिस्ट्रैक्ट और डिस्करेज करने वाले बहुत हैं। वो बोल देंगे अरे यार तू क्या, तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे। और अगर उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है तो वो तो ये मान लेगा कि तेरे से नहीं होगा। करेक्ट, तो वो बस नीचे रह जाएगा। और कभी करने का मौका आया और उसको फिर कोई बोल दिया कि तू क्या कर रहा है यार, तेरे से नहीं होगा, बस गया। और हुआ 2020 में जब कोविड में हमने शुरू किया, पीपल लाइक पागल हो गया, बिल्कुल कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गलत है, ये नहीं होगा, जो तुम सोच रहे हो घर से बैठ के, इम्पॉसिबल। एंड सर आता है एक स्टेज आता है जब यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, एब्सोल्युटली, कि यार ठीक बोल रहे हैं। बट आई थिंक राइटली यू मेंशन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। So then we started working internally. बिल्कुल कि ठीक है वो तो बोलेंगे, but are you also aligning to their thought कि नहीं कर पाएगा, या you are building on that? बिल्कुल। So I chose the second part of building. That is why you have become successful in such a short period of time, because you do not go by what others are saying. You go by what your conviction tells you. Right. But I think lot more credit goes to teachers, professors like you and many other who have inspired that belief in me कि ऐसे बहुत लोग आए जो कि जब लगता है ना कि नहीं होगा तो ढकेल देते हैं, गुस्सा भी आता है सर कि यार मेरे को अकेला छोड़ दिया। बट उनके पीछे इंटेंशन ये रहता है कि अकेला छोड़ रहे हैं ताकि तू वो देख पाए जो मैं देख पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक व्हेन वी आल्सो, आई थिंक लॉट मेनी स्टूडेंट्स वाचिंग दिस एंड ऑल, आई थिंक कभी कभी उनके मैनेजर्स, उनके बॉसेस, उनके घर वाले, आजकल तो होता है ना सबसे बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं माता पिता, क्योंकि वो उन्हें इन्फोर्स करते हैं, कुछ कहते हैं, बट बिकॉज पेरेंट्स, टीचर्स, एकेडमिशियन, आपके मेंटोर वो देख रहे होते हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे होते, और वो अगर उजागर कर देते हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए होता है। एंड आई थिंक वी रियलाइज दैट एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम कि कैसे आपके थॉट प्रोसेस हैज एक्चुअली शेप्ड अस इन दैट। एब्सोल्युटली, वो बाद में चल के पता लगता है। हमारे प्रोफेसर्स ने जो किया क्लास में, उनको पता भी नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मी इकोनॉमिक्स दे डिड समथिंग एल्स। एब्सोल्युटली, great sir. So ek last, I would say not last, I love talking to you like for throughout the day, but ek just if we rewind this entire journey of your for last 37 years, आपने you did your PhD, you did so many things, एक कोई ऐसा सर मैजिक हैक बोलिए या एक कोई जादुई छड़ी, ऑब्वियसली आपके टर्मिनोलॉजी में, जो कि आप हमारे इस पोर्टली में देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रहे हैं, खासकर एनीवन हु इज़ वाचिंग,
वो एक ऐसा हैक, ऐसा एक मैजिक ट्रिक विच कैन हेल्प देम टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल, विच कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दैट फॉर देम ऑल्सो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, बट दे नीड टू फोकस ऑन दीज 1 2 3 थिंग. तो सर ऑडियंस के लिए वो 2-3 चीज विच दे शुड डू. सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि एम आई ट्रू टू माई सेल्फ. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आपको बहुत मौका मिलेगा जब अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हो. आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाना कौन रोकता है? लेकिन आपको अगर कुछ करना है तो अपने आप से पूछो कि क्या जो हम कर रहे हैं सही है? हम जितना जानते हैं क्या उतना काफ़ी है? जो जान रहे हैं सही है या इसमें अभी कुछ और करने की ज़रूरत है? तो जब आप अपने आप से ट्रू एंड ऑनेस्ट होंगे तो आपको पल पल में ये समझ में आएगा कि ये भी नहीं जान रहे भाई हम तो अभी, ये भी नहीं जान रहे हैं, इसको पता करते हैं क्या है, इसको पता करते हैं क्या है. तो एक वेब क्रिएट होता है उससे. जो आपने अपनी यात्रा शुरू की थी किसी एक चीज को जानने के लिए, उस चीज को जानने के क्रम में पता नहीं आप और कितनी चीजें सीख जाते हैं और फिर लास्ट में उसका ताना बाना एकदम एक जगह करके एक सार निकलता है उसका कि देखो मैंने इससे ये सीखा. दूसरा चीज ये है कि आप हर दिन कुछ सीखते हैं बशर्ते आप सीखने की इच्छा रखते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड हैं. जैसे मैंने अपने आप से एक दिन कहा, तू इतने सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, ये बता बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, और उसके पीछे क्या चक्कर है. तो मैंने कहा यार ये तो मैं जानता ही नहीं ठीक से. तो लास्ट 1 मंथ से मैं बॉन्ड्स मार्केट को स्टडी कर रहा हूं और जस्ट इन ऑर्डर टू उसको कहते हैं स्किन इन द गेम. मतलब मेरे को लगा कि अगर उस चीज को सीखना है तो तेरे को अपने कुछ पैसे लगाने होंगे जिसको डुबाने का तेरे को ताकत रखना होगा, तब कुछ सीख सकता है. तो यू विल हैव स्किन इन द गेम. तो मैंने कुछ बॉन्ड्स खरीदे और अब क्या हो रहा है कि मैं बॉन्ड्स मार्केट के बारे में कुछ कुछ सीख पा रहा हूं और बहुत सारी चीजें मुझे हर दिन तंग करती हैं. ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ. तो आज के दिन वो रिसोर्सेज बहुत है, उससे पता किया और मुझे लगा कि हाँ ये सही कह रहा है. तो वो धीरे धीरे आदमी सीखता है. तो अपने आप से पूछना होगा कि क्या सीखना हमको अभी और जरूरी है और जो सीखा है वो भी सही है कि गलत है. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. मैंने जब बॉन्ड मार्केट पर स्टडी शुरू की तो मुझे ऐसा भी लगा अब तेरे पास समय कितना है यार जो तू इतना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है. तू 64 साल का होने को आया. इंडिया में एवरेज एज 71 ईयर्स है. तू अगर एवरेज एज के हिसाब से भी जीता है तो 6-7 साल और है. तू जब मर के क्या ये सब कहाँ ले जाएगा, बॉन्ड मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स. मैंने कहा मरने के पहले ये तो रहेगा कि मैं ये जानता था बस. तो वो मैं किसी न किसी तरह अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं ताकि मैं कुछ न कुछ सीखते रहूं. हैट्स ऑफ सर. आजकल लोग 30 साल 35 साल हो जाते बोलते हो गया, बहुत कुछ सीख लिया. आई थिंक वेरी नाइसली यू पुट वन, स्टेइंग ट्रू टू सेल्फ. आप करना क्यों चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एंड उसके इर्द गिर्द सीखते रहना. एंड नंबर 2 यू मेंशन अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग. I think I was reading a post from Nikhil Kamath from Zerodha where he depicted what kind of skill set and what kind of thought process or mindset of people are going to go ahead in life or in the next 10-15 years and all. I think one major thing which stood out for me, or I would say meri aankhein wahan gayi, that was this word which you mentioned, lifelong learning. I think you are a testament of lifelong learner. I don't know. At 63, you are learning bonds. You are doing so many things. And one thing which I could, gauge from the interaction is you are so curious to know things. I think that curiosity is something which I think can take all of us ahead. कभी कभी क्या होता है ना, and these are live examples. People say, मैं ये काम कर रहा हूँ 40 साल से और 30 साल से, मेरे को पता है कैसे होता है. And there are people like you उसे इसकी मेरे को पता नहीं है at 63 that ये क्यों होता है, एंड आप परेशान रहते हैं. आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ अ माइंड दैट इज क्यूरियस टू लर्न. एंड द मोमेंट वी बिकम स्टैग्नेंट कि बस हो गया,
इतनी पढ़ाई हो गई। हम लोग सर करते थे, कोई बोलता था ये पढ़ लो, मैंने कहा यार कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देन व्हेन वी अंडरस्टूड दैट दिस इज़ अ जर्नी, इसका कोई एंड नहीं है एंड यू नीड टू कंटिन्यूअसली एक वो बहुत फेमस गाना है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ग्रेट। तो वो वही करके कुछ, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं सीखना है, अपने लिए, अपने को सेटिस्फाई करना है। मतलब Correct. आप अब सचिन तेंदुलकर दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी इतना बड़ा महान बल्लेबाज बना। Correct. He set a standard for himself and he always went out to bat to prove that what he thinks about himself is true. तो वो मेरे को दिखाने के लिए चौके नहीं मारता था। He was not playing to the gallery. He was playing to himself. Absolutely. Great, sir. Thank you so much. And I think I'll take a lot of pride, I would say, that I was able to call you over here, do this thing. I think बहुत सारी learning हमारे audience के लिए आज आई हैं, which I would like to just re-summarize in a way so that उनको भी sense बने. I think the way you started from the stories of failures, और अब बॉटम में थे, फिर फेलियर्स लोग एग्जाम में यू केम ऑन टॉप एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग विथ प्रोफेसर्स. आई थिंक ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हिज टीचर्स एंड आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम दैट जो भी आपके गुरु होते हैं, वो बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके पैर छुए आपके इनका, तो आई थिंक उसमें गुरु सबसे पहले आता है एंड आई थिंक आपका गुरु का आशीर्वाद रहता है तो यू कैन गो अहेड. You worked with so many colleges, big colleges. I think tier का जो example sir ने दिया colleges का, I think that is mind blowing. How we can take a cognizance of that fact that top tier 3 or tier 4 colleges doesn't matter. It's about the motivation and intent which takes them ahead. And then all those great eye opener for us, that excise collection exercise and the 14th pay commission that you did with government of Jharkhand, that was again beautiful to see. 13th pay commission, क्योंकि right? जिन्होंने 14th किया ये सुन लेंगे तो मेरे को केस कर देंगे. Great. So recorrection, the 13th pay commission, superb. So I think a lot of learning from you, sir, and I think जो आपने हमारी पोटली में डाला, being curious, staying true to self, and हमेशा lifelong learner. I think if all of you can follow these things from sir, I think we are going to make big in our life also. So thank you once again, sir. Once again, heartfelt gratitude for coming over here and sharing your thoughts. Thank you very much for inviting me here, और मुझे ये मौका दिया तुमने संजय कि मैं अपने थॉट्स को शेयर कर पाऊँ. और ये जो तुमने कहा कि मैंने पोटली में कुछ डाला, नहीं, पोटली से मैंने काफ़ी कुछ निकाला है आज. और मैं देखता हूँ रोज़ कि ये जो भगवान की दुआ है, जो तुम दुआ हो और नॉलेज की पोटली खोल करके बांट रहे हो निस्वार्थ भाव से. मुझे पक्का पता है कि ये जो तुम्हारा मिशन है बहुत दूर जाएगा. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you once again. So we'll see you for our next episode with one of the amazing guests again. So thank you so much. Namaste, sir. Thank you. Thank you, sir.